Hello students, today we'll discuss about some terms that are related to functions. I have given you notes. जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उसको लिख लेना है अच्छे से समझने के बाद. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट और सेकंड पेजेस में ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बताया है कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन एंड हाउ टू कॉल दैट फंक्शन. In this, here it is the actual flow of execution. Actual flow of execution means कि जब एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम है आपका विद फंक्शंस, उसमें आपका जो कंट्रोल है हाउ इट विल मूव थ्रू आउट द प्रोग्राम. फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. एग्जीक्यूशन हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होगी. अब फर्स्ट स्टेटमेंट आप बोलोगे कि हमारी फंक्शन होता है, बट that is the def statement. They are not executed. def कब एग्जीक्यूट होगा आपका? जब उसे कोई कॉल स्टेटमेंट मिलेगी. मीन्स जब उसको कोई कॉल मिलेगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज चाहे कितने भी फंक्शंस हों, वो अपने आप से कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. क्लियर? कमेंट्स, लाइन्स आर इग्नोर्ड. कमेंट्स अगर आपका कोई दिया हुआ है तो वो इग्नोर हो जाए. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट कमेंट्स दे आर इग्नोर्ड बाय द compiler or interpreter. The statements inside a function body are not executed until the function is called. Statement जब तक आपका फंक्शन कॉल नहीं होता है, कॉल स्टेटमेंट आप नहीं दोगे तब तक फंक्शन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. When a code line contains a function call, Python first jumps to the function header line and then to the first line of function body. जैसे ही आपकी कॉल स्टेटमेंट आएगी तो आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आपका मेन प्रोग्राम से सीधा कहाँ पे चला जाएगा? फंक्शन के हेडर पे. क्लियर? फंक्शन के हेडर मीन्स वो कैसे कंपेयर करेगा? जो आपने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दी उससे मैच करेगा आपका, और उस पर्टिकुलर हेडर पे वो चला जाएगा, और उसके बाद आपकी फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. जो उसके अंदर लाइन्स होंगी दे विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन. अ फंक्शन एंड्स विद द रिटर्न स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट of the function body whichever occurs earlier. अगर आपका void function है then that function it will not return any value. तो last statement जैसे ही आएगी आपका function end हो जाएगा. अगर आपका function को return कर रहा है value, तो function में जैसे ही return statement encounter होगी तभी आपका जो control है that will pass to back to that main program. Clear? If the called function returns a value, then the control will jump back to the function call statement and completes it. It means if you have given a statement like this, x equals 2, then sum means function execute होगा. वापस जो वैल्यू आएगी, रिटर्न जो वैल्यू होगी वो वापस कहाँ पे आ जाएगी? आपकी x के अंदर. जैसे पहले भी मैं आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली समझा चुकी हूँ. If the called function does not return any value, then the control jumps back to the line following to the function call statement. अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इट इज़ अ वॉइड फंक्शन, तो वो क्या होगा? मेन प्रोग्राम में जो फॉलोइंग स्टेटमेंट होगी मीन्स द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द कॉल स्टेटमेंट, वो आपकी एग्जीक्यूट होगी. क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, मीन्स हाउ द फ्लो दैट इज पास थ्रू द डिफरेंट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट, इसमें दो टर्म्स आती हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स. अब आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स. आर्गुमेंट्स क्या होती हैं आपकी? द वैल्यूज बीइंग पास्ड इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं दे आर आर्गुमेंट्स. और पैरामीटर्स द वैल्यूज विच आर बीइंग पास्ड और रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन के हेडर में जो आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ जा रही हैं वहाँ पे, वो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स. जो फंक्शन नेम के बाद दो ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं. अल्टरनेटिव नेम फॉर आर्गुमेंट इज एक्चुअल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड अल्टरनेटिव नेम फॉर पैरामीटर्स इज फॉर्मल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स. इसको हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग. आर्गुमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स,
और पैरामीटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है इसके अंदर आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स. नाउ just see here, I have explained this with the help of one example. Actual parameters are the values being passed through a function call statement. फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या है, दिस वन, दिस इज़ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मीन्स सम देन 10 20. ये जो हमने लिखा है ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे जो 10 और 20 हमने पास किया ये क्या है आपके, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स. फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होंगे, ये जो फंक्शन डेफिनेशन है आपकी, इसका फंक्शन हेडर के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं आई एंड जे, दे आर द फॉर्मल पैरामीटर्स. फॉर्मल पैरामीटर्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड इन फंक्शन डेफिनेशन. रिसीव्ड मीन्स अब देखो इसमें सी भी है आपका, बट फॉर्मल पैरामीटर्स हम किसको बोलेंगे, दिस आई और जे, जिसकी वैल्यूज हमें रिसीव हो रही हैं कॉल स्टेटमेंट से. क्लियर. नेक्स्ट है इसके अंदर, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स ऑफ पैरामीटर्स. फॉर्मल मीन्स दिस वन, सम आई जे. यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं अब इसके, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मेनली they are of 3 types: positional arguments, default arguments and keywords or named arguments. If a function header has 3 parameters, then the function call should also pass 3 values. अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे फंक्शन हेडर में 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जब आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर भी हमारे 2 ही वैल्यूज़ पास होनी चाहिए. क्लियर. अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर. अब इसमें पोजिशनल आर्गूमेंट, जो अभी तक हमने प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू किया उसमें हमने कौन सी आर्गूमेंट्स यूज़ की थी, पोजिशनल आर्गूमेंट्स. In this way of parameter and argument specification, arguments must be given for all parameters and must be matched with the order or position of parameters. Means अगर हमारी function header में 2 parameters हैं तो जब हम function call statement दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 ही values पास करनी है उसी sequence में. Suppose एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, ये फंक्शन हेडर, मेनली हम यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट और फंक्शन हेडर की बात कर रहे हैं तो हमने कोड पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है आपका. तो यहाँ पे ए और बी 2 पैरामीटर्स हैं आपके, तो जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आप दोगे तो इसके अंदर भी आपको 2 ही पैरामीटर्स यूज़ करने हैं. अब पोजिशनल कैसे हैं, पोजिशनल मीन्स दिस 10 इट विल बी रिसीव्ड बाय ए and this 20 it will be received by B, means उसी order में. Clear. This is the positional arguments. Next comes with default argument. It is very important. Default argument. Default arguments means जो पहले से ही आपके पास हैं. अब इसमें क्या है, default values are specified in the function header of function definition. These are useful in case a matching argument is not passed in the function call statement. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया एग्जाम्पल में, देखिए डेफ एस इंटरेस्ट, इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा फंक्शन हमने बनाया है PRT. क्लियर. इसमें R की वैल्यू हमने दी है R इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे T इक्वल्स टू 2. उसके बाद सेम एस इक्वल्स टू दिस P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सेम आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसको प्रिंट करा दिया. क्लियर. अब यहाँ देखिए जब इसकी कॉल स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, अब इससे पहले पोजिशनल में हमने क्या डिस्कस किया था कि जितनी आर्गूमेंट्स हमारी फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर में दी हुई हैं उतनी ही हमने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में भी पास करनी है उसी सीक्वेंस में. क्लियर. बट यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आ गई, जब हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं तो
उस केस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे कम हो सकते हैं। कितने कम? जितने आपको, जैसे यहाँ पे फंक्शन हेडर में आपको इन दो आर्गुमेंट्स, दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ गिवन है, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ छोड़ सकते हैं, हम सिंपल 1000 पास करेंगे तब भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 1000 आपका किस में पास होगा, पी के अंदर, और आर और टी की वैल्यू आपकी ये 10 और 2 रिस्पेक्टिवली यही ले ली जाएंगी, क्लियर। अ पैरामीटर कैनॉट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर्स ऑन इट्स राइट साइड हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। एक पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक उसके राइट साइड पे जितने पैरामीटर्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि जैसे आपने P लिया, हमने R लिया, R इक्वल्स टू 10 लिया, देन T इक्वल्स टू 2। अब इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि R इक्वल्स टू 10 हमने ले लिया लेकिन T हमने एज इट इज़ दे दिया, वो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देना चाहते हो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में उनकी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में होना चाहिए वो वेरिएबल आपका। जैसे सपोज हमें R की नहीं देनी है, T की देनी है, तो हम यहाँ पे T इक्वल्स टू 2 ऐसे लिख देंगे, क्लियर। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 की होगी, 1 की भी हो सकती है, क्लियर। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज़ कब होंगी? उस सिचुएशन में यूज़ होंगी अगर आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज़ करेंगे। बट अगर आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप पास कर रहे हो, वहाँ पे आप आर्गुमेंट वैल्यू पास कर रहे हो, तो उस केस में हम वही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से आ रही है, क्लियर। जैसे यहाँ पे 1000 और 5 दिया, अब R की वैल्यू 10 नहीं होगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, लेकिन T की वैल्यू 2 ही रहेगी क्योंकि T की वैल्यू यहाँ से हम पास नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही P है आपका, P की वैल्यू 1000, क्लियर। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स मीन्स फंक्शन हेडर में हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है और वो उसी केस में यूज़ होंगी, मीन्स जहाँ पे आपकी कोई मैचिंग आर्गुमेंट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से पास नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड जो टाइप है आपकी, हाँ इससे पहले देखिए एडवांटेजेस ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। इसकी मेन एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्रामर्स। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सपोज़ एक टाइम पे आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है, सपोज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10% था, देन 7% हो गया, क्लियर। तो अगर हमें रेट की वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट मेंशन की हुई है, ठीक है, काफ़ी टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, तो वहाँ पे हमने इक्वल्स टू 10 स्पेसिफाई किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो आपकी, हर बार हमें मेंशन नहीं करना पड़ रहा। आगे चल के क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7 हो गया, क्लियर। तो उसमें क्या करेंगे, हमें फंक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वी विल पास 7 इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्रामर को मिल जाती है। दे कैन बी यूज टू ऐड न्यू पैरामीटर्स टू एग्जिस्टिंग फंक्शंस। न्यू पैरामीटर्स टू एग्जिस्टिंग फंक्शंस, इसमें हम नए पैरामीटर्स जो आप फंक्शन बना रहे हो उसी में नई वैल्यूज़ भी हम दे सकते हैं। सब ये सेम जैसे हमने पहले 10 लिया, बाद में हमें 7 लिया, तो वो चीज़ हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्लियर। थर्ड टाइप देखो इसके अंदर, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, इन दिस स्पेसिफिकेशन while writing function calls you can write any argument in any order provided you name the arguments when calling the function. This one it is different from the positional and default arguments. इसमें क्या है, इसमें keywords के अकॉर्डिंग हम arguments को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल, रेट, देन टाइम, इस सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है पैरामीटर्स, लेकिन जब हम इसके कॉल स्टेटमेंट देंगे तो कॉल स्टेटमेंट में हम प्रिंसिपल दिया हमने, फिर हमने टाइम मेंशन कर दिया, फिर हमने रेट दे दिया, मीन्स यहाँ पे हमने वो पोजीशन चेंज कर दी, टाइम देन रेट, मीन्स जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड कॉल स्टेटमेंट में देखो, टाइम इक्वल्स टू 1, देन प्रिंस इक्वल्स टू 5000, देन रेट इक्वल्स टू 10, क्लियर। तो ये हमने
अपने अकॉर्डिंग मीन्स कीवर्ड के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। जैसे पोजीशन में हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड उसके नेम के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, क्लियर। तो जहाँ पे भी आपका कॉल स्टेटमेंट इस टाइम से यूज हुआ है देन दैट इज कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट, क्लियर। In this example, the names are specified for the values being passed in the function call statement. The order of arguments can be different from the order of parameters. तो यहाँ पे आपका order उतना मतलब order इतना important नहीं है, लेकिन keyword वही होना चाहिए जो आपके function header में दिया हुआ है, clear? नेक्स्ट, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वैल्यू जब किसी फंक्शन से रिटर्न होती है तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। रिटर्न देन नेम देन द वैल्यू विच यू वांट टू रिटर्न, क्लियर। इसके बेसिस पे हमने फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, वॉइड फंक्शंस एंड नॉन वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शंस कौन से होते हैं? विच डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, एंड नॉन वॉइड फंक्शन मीन्स विच रिटर्न्स अ वैल्यू। On the basis of this void and non-void, Python has basically 4 types of functions: void functions with argument and void functions without arguments, non-void functions with argument and non-void functions without arguments, क्लियर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फंक्शन कैसे आपने क्रिएट करना है, कैसे वैल्यू रिटर्न होगी, ये प्रैक्टिकली मैं आपको करा चुकी हूँ, क्लियर। और unlike any other programming language, Python can return more than one value from a function. बाकी languages अगर आप देखेंगे Java है या C++ है, a function can return only one value, but Python के केस में it can return more than one value. और जो value return होगी वो कैसे आपके function में आएगी वो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका scope of variables। ये भी मैंने आपको बताया था। There are 2 types of scope, local scope and global scope. Scope means the range of a particular variable or function. Scope refers to the parts of program within which a name here means it can be a variable or a function, is legal and accessible. means कहाँ तक आप उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्लोबल स्कोप क्या है आपका? ग्लोबल वेरिएबल से ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। These are the variables which are declared outside all the functions in a program and can be accessed anywhere in the program. जो सभी functions के बाहर हम डिफाइन करते हैं, जैसे वो क्या है आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। और जो हमने सबसे बाहर डिक्लेयर किए हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में, क्लियर। लोकल वेरिएबल कौन से होंगे? Local variables mean the variables which are declared inside the function body and can be used only within that function in which they are declared. तो function का local variables का scope क्या होता है? That is the function scope. जिस function में उनको define किया सिर्फ उसी में यूज होंगे, उससे बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट एक और इसमें देखिए, नेम रेजोल्यूशन मीन्स जब आपका लोकल और ग्लोबल स्कोप आता है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपका वेरिएबल लोकल है या ग्लोबल है, या उसका स्कोप कहाँ तक है। उसके लिए यहाँ पे एक LEGB रूल यूज़ होता है। LEGB रूल मीन्स सबसे पहले उसकी लोकल एनवायरनमेंट, लोकल नेम स्पेस देखेंगे, फिर एनक्लोजिंग नेम स्पेस, देन ग्लोबल, देन बिल्ट इन। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। जब वेरिएबल आएगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो लोकल स्पेस में तो नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर तो डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर उससे बाहर एनक्लोजिंग नेम स्पेस, अगर आपका किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसमें है तो हम बाहर वाले फंक्शन में उसको चेक करेंगे। ग्लोबल नेम स्पेस मीन्स सारे फंक्शन से बाहर है वो, ठीक है, वो हम चेक करेंगे ग्लोबल नेम स्पेस में है या वो नहीं है, वो ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो बिल्ट इन, कोई बिल्ट इन वेरिएबल तो नहीं है, क्लियर। मीन्स इस LEGB रूल के अकॉर्डिंग ही वो आपका ट्रीट होगा। सो दैट्स ऑल। इसमें से कुछ पार्ट्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके आपको नोट्स बना लेने हैं अच्छे से और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। टेस्ट में आपके ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको नोट्स के थ्रू दे रही हूँ, प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, इसको आपने रिवाइज करना है
और इसको समझना है। थैंक यू।